जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है जो चलती ही रहेगी। ये जिंदगी एक संघर्ष है जो चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। और मैं जानती हूँ कि आप इंतज़ार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आज कौन सी पर्सनालिटी है जो आपके साथ रूबरू होने जा रही है। तो बस इंतज़ार की ये घड़ियाँ ख़त्म होती है और हम आपको बिल्कुल मिलाएंगे उस पर्सनालिटी से जो अभी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन इसके पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, हम कर लेते हैं चंद बातें उनसे रिलेटेड। दोस्तों, आज जो मेरे साथ पर्सनालिटी है, वैसे सभी उन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से, उनके पोस्ट के हिसाब से भी जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर विजुअल एम्पायर की जो सोसाइटी है वो सबसे पहले उन्हें जानती है एज ए मॉडरेटर। जी हाँ, मेनली इसका मॉडरेटर होना भी इतना नोन बना सकता है बंदे को, ये हम इनसे मिलकर जानेंगे। जब मैं इनका नाम अनाउंस करूँगी आपको खुद को लगेगा कि वाकई में हम तो इन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से। और इतना ही नहीं, जैसे ही नाम सुनोगे उनकी पोस्ट का ख्याल आपको बाद में आएगा। सबसे पहले आएगा, अरे ये तो एक्सेस इंडिया के मॉडरेटर है। जी हाँ, बिल्कुल, एक्सेस इंडिया जैसी मेनली इसको मैनेज करने वाली पर्सनैलिटी आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और न सिर्फ ये एक्सेस इंडिया की मॉडरेटरशिप को देखते हैं, आप जानते होंगे कि मोबाइल से रिलेटेड भी इनकी एक मैनेज है जिसे ये मैनेज कर रहे हैं। और हम जब इनसे मुलाकात करेंगे तो आज हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने कैसे एक टेलीफोन ऑपरेटर से एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन आरबीआई का सफ़र तय किया। ये तो हम जानेंगे खुद मिस्टर हरीश कोटियन जी से कि इतना लंबा सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि रेडियो उड़ान पर अभी चल रहा है रोज़ खेलो रोज़ जीतो सेगमेंट। तो इसके अंदर हम आपको एक कोड भेजते हैं और आपको वही कोड हमें एसएमएस करना है या फिर मेल करना है या फिर हमें चैट करना है हमारी स्काइप आईडी पर। तो मैसेज करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9463668196। मेल आईडी है हमारी mail@radioudan.com और स्काइप आईडी है हमारी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। और आज का हमारा कोड है 440044। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, हमारा कोड है आज का 440044। चलिए, तो अब हम मुलाकात करते हैं मिस्टर हरीश कोटियन जी से। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ स्टूडियो में है वेल नोन पर्सनालिटी मिस्टर हरीश कोटियन, जिसको हर कोई जानता है। मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई खास इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। तो हरीश सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रन के स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। और रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। तो हरीश, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में और कैसे बीता आपका बचपन, विजन लॉस की क्या रीज़न थे और कैसे और कब कहाँ आपने अपने एजुकेशन कंप्लीट की। जी, वैसे मैं मुंबई में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप रहा और बचपन में आई वाज क्वाइट ओके, आई डिडंट हैव एनी डिसेबिलिटी। और जब मैं 13 साल का था, दिवाली के टाइम मेरा एक फ्रेंड ने एक फटाकड़ा फोड़ा, उसको पैराशूट बोलते हैं। तो वो 2 बार फटती है, एक ज़मीन पर और एक आसमान पे। तो उसमें कुछ डिफेक्ट था, तो वर्टिकली आप जाने के बजाय वो टेढ़ा गया और मैं बहुत दूर था, लेकिन वो सेकंड ब्लास्ट राइट मेरा फेस में हो गया। सो दैट चेंज माय वर्ल्ड। तो दैट वाज हाउ इट हैपेंड। It was very sudden. I mean, I had no idea that I would ever be a blind person. So it just happened so sudden. Okay. So then how you complete your education?
ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स बहुत होपफुल थे और बोल रहे थे कि कोनिया ग्राफ्टिंग से मेरा विजन वापस लौट आएगा. And I was also quite hopeful because they were very positively, they said it is, it's just a matter of time. But somehow it didn't work out. और फिर मुझे लगा कि बस ऐसे ही टाइम चला जा रहा है और मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. और फिर बहुत हेजिटेशन से मेरे पेरेंट्स से मैंने इसके बारे में जिक्र कर दिए. उनके मन में भी वही बात थी, लेकिन उन लोग मुझे डायरेक्टली कह नहीं सकते थे. तो इसीलिए व्हेन आई ब्रोक द आइस इट बिकेम इजी. फिर उसके बाद हमने हमारे डॉक्टर से बात की और फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर व्यास, जो एनएबी के उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे, उनसे मुलाकात की. और उन्होंने मुझे बताया कि एक टॉकिंग बुक करके है और जिससे मैं बुक्स रीड कर सकता हूँ. और फिर दैट वाज अ बिग आई ओपनर फॉर मी. एंड फिर आई कंटिन्यूड माय स्टडीज. जब ये एक्सीडेंट हुआ तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था और 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम मैंने प्राइवेट कैंडिडेट हमारे स्कूल से मैंने दे दिए. एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई जॉइंड मेन स्ट्रीम कॉलेज एंड इट वेंट ऑन लाइक दैट. So you never know Braille? नहीं, जो रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग में भी गया उस दौरान, तो वहाँ पर मैंने ब्रेल भी सीख ली. अच्छा. तो उसके बाद हमने सुना है कि आप पहले विजुअली इम्पेयर हो कंट्री में जो कंप्यूटर प्रोग्रामर बने या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की. तो हम कुछ इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये कब और कैसे हुआ. और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होना आपका शौक था या फिर विजन लॉस होने के कारण आप इस फील्ड में जुड़े. मतलब कि आपको लगा विजन लॉस होने के बाद कि यही एक फील्ड है जहाँ पर आप परफेक्टली काम कर सकते हो. देखिए, अब आई विल हैव टू टेक यू बैक इन टाइम, क्योंकि ये जब मैं 78 की बात कर रहा हूँ, 78-79. और उस वक्त रिहैबिलिटेशन के मैंने करने के बाद तो मैंने देखा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड थे. और उस वक्त जो एजुकेटेड लोग थे, सिर्फ एक टेलीफोन ऑपरेटिंग एक एवेन्यू ओपन था, बाकी के सब वर्कशॉप रिलेटेड जॉब्स थे. तो I mean, because I had no other option, तो मैंने टेलीफोन ऑपरेटिंग सीख लिए. और उसके बाद मैं एक्चुअली रिजर्व बैंक में टेलीफोन ऑपरेटर के तौर से ही ज्वाइन किया है. और एंड आरबीआई में जॉब रखते मैंने अपना एजुकेशन भी जारी रखे. और आई also started looking out for any other alternative. तो ब्रेल मैगजीन्स में मैंने कुछ इंटरनेशनल ब्रेल मैगजीन में देखा कि कुछ ब्लाइंड लोग वहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं. तो उसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था. और यहाँ पर लोकली भी मैं कई लोगों से बात की, लेकिन मतलब कोई उस तरह से बता नहीं पा रहे थे कि ब्लाइंड पर्सन कंप्यूटर यूज कर सकता है. लेकिन मुझे उस फील्ड में बहुत शौक था, इन द सेंस बहुत क्यूरियोसिटी थी अभी, क्योंकि पहले तो पता नहीं था कि क्या है. और मतलब एक मोटिवेशन था कि इसमें कुछ करें करके. फिर धीरे धीरे करके मैंने बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए. और जो रेगुलर कंप्यूटर बैचेस थे वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे. फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे हाँ मुंबई में ही. और बहुत डिफ़िकल्टी से एक जगह पर उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिए. मेन स्ट्रीम रेगुलर बैच था. सो दैट वाज हाउ आई लर्न प्रोग्रामिंग. एंड शुरू में मेरे पास कोई भी एक्सेस टेक्नोलॉजी नहीं था. तो मैंने क्या किया कि जो प्रोग्राम्स जो बनाने थे वो ब्रेल में लिख लेता और फिर
जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनको मैं रीड करके बताता, और फिर वो टाइप करके और जो भी स्क्रीन पे आते मुझे बताते। तो लेकिन इस तरह से इनडायरेक्टली करना पड़ता, लेकिन बहुत दिक्कत आती थी इसके कारण। जी। But somehow I managed, and I actually topped my class. It was a mixed group, but हम्म। I mean, I really liked that. So that was how it all started. तो फिर आपको कैसे सोर्सेस मिले आगे प्रोग्रामिंग करने के लिए? जैसा आपने बताया कि आपके पास शुरुआत में सोर्सेस भी नहीं थे, इनडायरेक्टली काम करना पड़ता था, तो फिर इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आई? तो एक तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रोग्रामिंग जो जो करना था वो मैंने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं हो पा रहा था मुझे, और कॉन्सेप्ट में बहुत क्लियर था मैं, और इस कारण लाइक आई रियली पिक्ड इट अप वेरी वेल। एंड और फिर मैं देख रहा था कि माय कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर, एंड बट प्रैक्टिकल मेरा ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो मैं अलग अलग ऑप्शन देख रहा था, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ 92 सॉरी 82 81 82 के दौरान। तो उस वक्त जो पीसी थे वो बस उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे, 81 में कुछ पीसी आई, और तो देख रहा था और फिर उस वक्त और भी कुछ छोटे छोटे कंप्यूटर्स थे, जो 8 बिट के कंप्यूटर्स थे, कॉमोडोर है, बहुत सारे हैं उस वक्त, मतलब जस्ट माइक्रो कंप्यूटर बस उसी उसी दौरान इंट्रोड्यूस हुए थे। तो एप्पल का भी था। तो कई जगह पर मैंने देखा कि कुछ एक्सेसिबिलिटी में कुछ तो होता है क्या, किस तरह से मैं इंडिपेंडेंटली मैं कर लूँ, लेकिन कोई भी मुझे एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। फिर अराउंड 83 84 के करीब मुझे एक यूके का एक कंपनी मिल गया, डॉल्फिन डॉल्फिन सिस्टम्स। उनका ये सिंथेसाइजर और स्क्रीन रीडर मुझे मिल गया, और तो वो फिर मैंने मंगवा लिया यूके से। और शुरुआत में मेरे पास पीसी भी नहीं था, लेकिन मुझे एक जगह पर मुझे एक्सेस दिए थे कंप्यूटर यूज़ करने के लिए। तो मैं रोज शाम को वहाँ पर चला जाता सिंथेसाइजर को लेकर, फिर वहाँ कनेक्ट करके कुछ एक आध घंटा यूज़ करके मैं वापस आता। वैसे सैटरडे संडेज भी मैं काफ़ी टाइम उस तरह से कर रहा था। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद स्क्रीन रीडर एंड एक्सेस टेक्नोलॉजी। लेकिन क्योंकि मुझे मतलब काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता और उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मतलब प्रैक्टिकल थोड़ा कम ही होता। फिर बाद में मैंने अपना खुद का पीसी मैंने ले लिए, और उसके बाद तो फिर बहुत प्रोग्रेस हुआ। एक बार मुझे पीसी भी मिल गई, और फिर जो एक्सेस टेक्नोलॉजी था, तो उसके बाद आई रियली डिड प्रीटी वेल आफ्टर दैट। तो no one there to teach you about a screen reader at that time? कुछ नहीं, आई वाज द फर्स्ट पर्सन ना, तो देयर वाज नोबडी टू गाइड। आई मीन टीच तो छोड़ो, तो कोई गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। अच्छा अच्छा। तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद आप इस टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, खूब मशक्कत करना पड़ा। जी। मेहनत और मुशक्क़त तो ऑफ कोर्स विजुअली एम्पायर पर्सन को, इनफैक्ट हर एक डिसेबल को करना ही पड़ता है। तो बिल्कुल अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और आगे बढ़ते रहिए। यही एक मैसेज हमें आप जैसी पर्सनैलिटी से बात करने के बाद मिलता है, और हमारा मकसद भी यही है कि हम आप जैसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराएं, लोगों को रूबरू करवाएं और बताएं कि किस तरीके से कामयाबी हासिल की जा सकती है बिना जिंदगी से निराश हुए। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning.
This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to the script. 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 4 is equal to 21, 5 plus 6 is equal to 55, then 4 plus 8 is equal to what? What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, हर शनिवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। सुनो रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और जीतो इनाम। सेगमेंट रोज खेलो रोज जीतो में। वाओ, व्हाट अ कॉन्टेस्ट! सिर्फ सुनने से आपको मिल सकता है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, headphones, and even we can recharge your mobile also. So friends, don't miss it. सुनिए रेडियो उड़ान डेली 7 to 11 o'clock तक, और उसमें हम बताएंगे एक कोड। आपको सिर्फ वो कोड सुनना है और वही सेम कोड हमें SMS करना है हमारे मोबाइल नंबर पर 9463668196। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है mail@radioudan.com। या फिर वेरी सिंपल, आप हमें स्काइप पे चैट भी कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। सो व्हाट आर यू वेटिंग फ्रेंड्स, जल्दी से जाइए और प्लेलिस्ट लगाइए, कहीं आपका कोड मिस ना हो जाए। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लिसनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप अभी रिजर्व बैंक में एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर है जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि बिगिनिंग से ही आप रिजर्व बैंक में एज अ एम्प्लॉय लगे थे या फिर इसके अलावा भी आपको कोई और वर्क एक्सपीरियंस रहा है रिजर्व बैंक से जुड़ने से पहले, कहीं और भी आपने? नहीं, मैं तो बस रिजर्व बैंक में हमेशा रहा। तो वो एक अच्छा खासा कहानी रहा कि कैसे मैं टेलीफोन ऑपरेटर से फिर मेरा प्रमोशन हुआ, क्योंकि उस वक्त एक ऐसा रूल था कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस स्क्राइब विल बी अलाउड। तो ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो जॉब जो था, इट्स एन ऑफिसर्स कैडर में आता है। तो टेलीफोन ऑपरेटर इज इन अ क्लरिकल कैडर। तो आई मीन इफ आई हैव टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, वर्क एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, बहुत ज़रूरी था कि मुझे पहले ऑफिसर बनना। और लेकिन रूल इस तरह से थे कि मैं किसी तरह से ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि स्क्राइब नहीं देते थे और अ पर्सन हैज टू राइट इन हिज ओन हैंड राइटिंग। तो उस तरह वो रूल होने के कारण इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड नॉट ओनली आरबीआई बट उस दौरान करीब सभी एग्जाम्स उसी टाइप के थे कि जहाँ पर उन लोग कहीं भी उन लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलाउ नहीं करते थे, यूपीएससी भी अलाउ नहीं करता था। तो सिचुएशन ऐसा था, इट वाज द कैच 22 सिचुएशन कि देयर वाज नो वे आउट एट ऑल फॉर मी। एंड बट ऐसा हुआ कि वन ऑफ माई I was also teaching blind people because एक बार मुझे कंप्यूटर्स मैंने देखा कि उसका क्या पोटेंशियल है। मैं चाह रहा था कि और भी ब्लाइंड लोग उसको सीखें, तो मैं और भी ब्लाइंड लोगों को सिखा रहा था। सो वन पर्सन whom I was teaching how to use computers, तो they happened to know the governor of Reserve Bank of India। तो मैंने बोला कि if
she could talk to and it could be of any use. तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि I mean अगर मुझे कोई रास्ता मिलता है तो why not take it? I mean I said try your best, अगर देखिए क्या हो सकता है। तो फिर उन्होंने बात कर दिया और फिर उन्होंने मुझे डेमो देने के लिए अरेंजमेंट कर दिए। सो मेरा सिंथेसाइजर और ये सब लेकर मैंने डेमो कर दिए, और उस वक्त लाइक नॉट ओनली द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक बट सीनियर टॉप ऑफिशियल्स ऑफ रिजर्व बैंक, दे वर ऑल प्रेजेंट। और मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से दिखाया और उन लोग भी खूब खुश हुए। बट देयर वर लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, तो उसके बाद भी बहुत टाइम लग गया। बट चलो अल्टीमेटली दे अलाउड मी टू राइट द एग्जाम, एंड वंस दे अलाउड मी टू राइट द एग्जाम्स then I got my promotion, and उसमें लेकिन एक it was what is known as a merit channel। तो merit channel में ऐसा है कि transfer is a part of it, I mean that you cannot just avoid it। तो उन्होंने बोले कि आपको ट्रांसफ़र लेना होगा, तो थोड़ा हेजिटेशन था, बट I took it and I went for it and it was good। I mean ट्रांसफ़र इज हम लोग काफ़ी हेजिटेट करते हैं जब ट्रांसफ़र की बात सुनते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था, और लाइक मेरा ये सोचना था कि आप अगर आपको जाना ही है तो जाइएगा, सिर्फ हमारा ही नहीं ट्रांसफ़र होता, सभी का ट्रांसफ़र होता है, तो जब उन लोग मैनेज करते तो क्यों हम भी मैनेज कर सकते हैं। तो दैट वाज माय एटीट्यूड, एंड लाइक आई वुड सी इट दैट जब हम लोग अगर कहीं ट्रांसफ़र होकर जाते हैं तो फिर अगर हम नेगेटिविटी लेकर जाते हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो अगर हम लोग काउंट करके जाएंगे तो फिर इट इज़ अ वेरी अनहैप्पी स्टे, and I didn't wanted that to happen। Like I wanted to enjoy my stay, whatever place it was। So with a very positive attitude, I took it up, I went there, got a lot of support and all that, and it was nice। I mean I did not sort of regret taking the transfer। It was good, it was really good। Actually, according to, if we talk about visually impaired person, it is little bit difficult for them। Suppose अगर कोई नॉर्थ इंडियन का साउथ इंडियन में ट्रांसफर हो जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है लैंग्वेज की। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, दैट्स व्हाई वी आर हेजिटेट टू टेक इन ट्रांसफर। नहीं वो तो है, वो लैंग्वेज का तो वो तो होता ही है। नॉट ओनली दैट, आप पूरी तरह से एक नया एनवायरनमेंट में जाते हैं। अगर अभी हम बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे का तो हम पूरा मतलब अच्छी तरह से जानते हैं, कौन सा जगह कहाँ पर है, वो टोपोग्राफी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब हम नया जगह पर चले जाते हैं तो उसका कुछ भी पता नहीं रहता है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है उसको एडजस्ट होने में। लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम रहता है, वो भी थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आजकल हिंदी मतलब करीब करीब सभी लोग जानते हैं थ्रू आउट द कंट्री। पहले जैसा नहीं है कि हिंदी से काम नहीं होता या इंग्लिश से काम नहीं होता। अगर इंग्लिश हिंदी आप जानते हैं तो दोनों में से एक तो कहीं ना कहीं तो आपका हो ही जाता है, और पीपल डू अंडरस्टैंड इट, तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो आपके मुताबिक ट्रांसफ़र एक कंपल्सरी हिस्सा है जो आपको लेना ही पड़ता है। तो ऐसे में काफ़ी जगह आपने ट्रैवल किया होगा, क्योंकि मोर देन 35 इयर्स आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है अब तक। या तो ऐसे में कोई ऐसा पल या ऐसा कोई मोमेंट या यूँ कह लें कि ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो जो कि इट्स अ मेमोरेबल फॉर एवर फॉर यू। तो ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ कभी लाइफ में हुआ हो, प्लेजेंट मोमेंट, तो मैं चाहूँगी कि वो एक प्लेजेंट मोमेंट आप हमारे लिसनर्स के साथ या हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें भी उस चीज़ से मोटिवेशन मिले और एक्सपीरियंस आपका पता लगे और उस वक्त हमें भी कुछ कर गुजरने का हौसला मिले। घटना तो ऐसे नहीं, बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर, तो इट ओपन्स अप योर माइंड। और फिर जो अभी दूसरे जगह है, अगर हम लोग जब विजिट में जाते हैं तो दूसरी बात रहती है, बट व्हेन यू आर गोइंग एंड स्टेइंग देयर, तो उन लोगों का रहन सहन,
उनके सोच सभी कुछ मतलब बहुत नज़दीक से देखने को मिलता है और उन लोग से सीखने के लिए भी मिलता है। तो means it was a good thing. I mean, I really liked the places that I went. बैंगलोर के अलावा मैं हैदराबाद में भी था, तो these were the three places: Bombay, Bangalore, Hyderabad. These were the three places I went. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा। रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आपकी भी है कोई अनकही लव स्टोरी? क्या आपने भी किया है कभी किसी से प्यार का इजहार? तो सोच क्या रहे हैं आप? शेयर करें अपने प्यार की कहानी ऑन द शो लव का कीड़ा विद दीवाना आरजे सुबोध। हाँ दोस्तों, मैं आपका दीवाना आरजे सुबोध शेयर करूंगा आपकी लव स्टोरी की कहानी मेरी जुबानी। स्टोरी भेजने के लिए सिंपल सा फंडा है, लॉग ऑन करिए www.radioudan.com या फिर मेल करिए मुझे मेरी ईमेल आईडी पे। मेरी ईमेल आईडी है divanarjshub02@gmail.com। तो सुनिए मुझे और बने दीवाने मेरे साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो हरीश, अब हम थोड़ा सा और आपके लाइफ के करीब आना चाहते हैं। आई मीन टू से कि मैं आपके हॉबीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसमें जो माउंट एवरेस्ट पे जो आपने चढ़ाई की थी वो, और जो आप माउंट एरिंग करते हैं, माउंट एरिंग जो आपने अरेंज की थी मनाली में, तो उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और इसके अलावा आपकी और क्या हॉबीज़ है। नहीं, माउंट एवरेस्ट तो नहीं है, इट वाज माउंट क्षितिधर, जो यहाँ पर मनाली में हम लोग गए थे। ऐसा है कि बॉम्बे में जो है ना, ट्रैकिंग का बहुत शौक है, और लाइक अमंग्स द यूथ ट्रैकिंग का खूब शौक रहता है। और बॉम्बे के आजू बाजू में बहुत सारे हिल्स हैं, जो सह्याद्री के जो रेंज है ना, वेस्टर्न घाट, तो ट्रैकिंग स्पॉट्स खूब है। और मतलब लोगों का रुझान भी उस तरह से खूब है। तो हम लोग फ्रेंड्स मिलकर हम लोग अक्सर जाया करते थे ट्रैकिंग में, और एक अच्छा खासा ग्रुप था हमारा, जो ट्रैकिंग ग्रुप था, और उसको यंग जिंगारो बोलते हैं। तो उनका एक खासियत ये भी था कि साल में 2 बार, अगस्त 15 एंड जनवरी 26, उन लोग स्पेशल ट्रैकिंग लेके जाते हैं ब्लाइंड पर्सन्स को लेकर। तो हम उनके साथ जुड़ गए और फिर हम लोग अक्सर जाया करते थे। सो बीच में हमें एक मौका मिला यहाँ पर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए। तो वो जब अपॉर्चुनिटी मिल गए, तो इट वाज द फर्स्ट माउंटेनियरिंग बैच फॉर ब्लाइंड पीपल। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो वहाँ पर सीख लिए पूरा टेक्निक्स, जो माउंटेनियरिंग का जो टेक्निक्स है वो पूरा सीख लिए। और आप अगर आप कोई एक्सपेडिशन में जाते हैं तो ये बेसिक माउंटेनियरिंग का क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी था, तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि अभी चलो माउंटेनियरिंग का टेक्निक्स तो सीख लिए, लेकिन उसको एक्चुअल एक्सपेडिशन में हमको उसको यूटिलाइज करना है।
सो हम लोग ने वही हमारा यंग सिंगारो क्लब जो था, हम लोग ने फिर कोशिश की कि एक्सपेडिशन का अरेंजमेंट करने के लिए, और हम लोग यहाँ पर वही मनाली के 2 पीक हमने लिए थे, क्षितिधरा और माउंट टिब्बा। तो हनुमान टिब्बा, सॉरी। तो हम लोग वहाँ पर गए। इट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड ऐसा है कि हम लोग उस दौरान पूरा 1 महीने के लिए हम लोग बर्फ के ऊपर थे, और दैट माउंटेनिंग इटसेल्फ वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट द प्रिपरेशन फॉर दैट माउंटेनियरिंग आल्सो वाज वेरी वेरी live and informative. I mean live and like involved. तो वो उसका पूरा प्लानिंग वगैरह हम लोग किए, और बहुत अच्छा लगा वो करते। और दिस माउंटेनियरिंग हम लोग ने किए, लेकिन उसमें और एक खास बात थी कि देखो ऐसा है कि जब हम आम तौर से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आप कोई छोटा सा क्यू भी हो, दो पीपल गो आउट ऑफ द वे टू मेक यू सिट एंड ऑल दैट, दे फील दैट कि डिसेबल्ड पीपल को ज़्यादा कुछ काम करने नहीं देते हैं। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ, वी कैन आल्सो कंसिडर अ सॉर्ट ऑफ अ रेबेलियन कि टू से दैट नो, दैट्स नॉट ओके। सो people don't recognize the abilities of a disabled person. तो ये जो एक्सपीरियंस जो था, I mean, जो हमने जो किए, तो लाइक हमें अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता। When people realized about it, they said, okay, I mean, when he can be doing this, there's much more that, they can be doing. So it was sending a very, very positive message across. इसके अलावा और कोई हॉबीज आपकी म्यूजिक में या किसी और फील्ड में, रीडिंग, राइटिंग, समथिंग? हाँ, तो वैसे मुझे रेडियो सुनने का बहुत शौक था, और अक्सर उसमें मतलब जो डिस्टेंट स्टेशन लिसनिंग का, उसको डीएक्सिंग बोलते हैं, तो उसके बारे में कुछ खास प्रोग्राम्स आते थे बीबीसी में और कुछ रेडियो चैनल्स में, और वहाँ पर उन लोग बताते भी थे कि इट इज़ पॉसिबल टू एक्चुअली गो ऑन एयर एंड यू कैन हैव योर ओन रेडियो स्टेशन। तो इट इज़ नोन एज हैम रेडियो। तो उसके बारे में खूब जानकारी तो रख रहा था, लेकिन आई डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली टू सी इट इन एक्शन और टू सी इट इन पर्सन। तो जब हम लोग ये माउंटेनियरिंग का हम लोग जो कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो हमारे लिए ज़रूरी था कि वी वांटेड सम वॉकी टॉकी इक्विपमेंट। तो हमने यहाँ पर लोकल, जो बॉम्बे के लोकल हैम क्लब्स में जाकर मिले, तो उन लोग बोले कि हमारे पास इक्विपमेंट है, हम दे भी सकते हैं, लेकिन हम वी कैन नॉट गिव इट टू अ नॉन हैम। अगर आपके ग्रुप में कोई हैम हो तो हम आपको इक्विपमेंट दे सकते हैं। तो क्योंकि हमारे ग्रुप में कोई भी हैम ऑपरेटर नहीं था, तो उन लोग नहीं दे पा रहे थे, बट वी वर लकी दैट वी आल्सो गॉट द सपोर्ट ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री व्हेन वी वेंट फॉर आवर एक्सपेडिशन। Sharad Pawar was at that time, he was Minister for Defense, and he gave us 3 walkie-talkie sets from the defense quota. They gave us 3 walkie-talkie sets to our group, and it really helped us a lot. लेकिन फिर मैंने तय किया कि जैसे हमारा एक्सपेडिशन होने के बाद आई वेंट एंड जॉइंड दिस कोर्स फॉर दिस हैम रेडियो, एंड आई गॉट थ्रू इट एंड गॉट अ गुड ग्रेड ऑल्सो। एंड फिर मेरा अपना ओन फिर इक्विपमेंट मैंने ले लिए, एंड आई डू गेट टू टॉक टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग रेडियो एज अ मीन्स फॉर इट। तो that's a very interesting hobby, and I am involved with that. I like to travel. I like to travel, or I mean, I have traveled quite extensively in the country. Most part of the country I have traveled, and
Also got an opportunity to go to other countries also. But traveling is something which I really like, and that feel of that particular place and all that. I really like to travel. Okay. So in music, are you listening any songs like that? So yeah, सुनने में बहुत शौक रखता हूँ, but unfortunately I don't play or sing or whatever. But I am a good audience, good listener. जहाँ बात चल रही हो रेडियो पर और वहाँ कोई म्यूज़िक की बात ना हो तो ऑफ कोर्स ये मुलाकात कुछ फीकी फीकी सी लगती है। तो चलिए हरीश जी, हम सुनाते हैं आपको आप ही की पसंद का गाना, और लिसनर्स आप भी सुनिए, और फिर हम दोबारा रूबरू करेंगे मिस्टर हरीश कोटियन से इस मज़ेदार गाने के बाद।
रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesid.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100 and you can drop an email to info@disabledmatrimonial.com. गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुला दे भुला दे। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं मिस्टर हरीश कोटियन, जिन्हें ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक है, देश विदेश घूमने का भी बड़ा शौक है और अपॉर्चुनिटी भी मिली है इन्हें एज अ ट्रांसफ़र ले लो या कैसे भी, लेकिन इन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया और इनका शौक भी इस तरीके से पूरा हुआ। तो मिस्टर हरीश, आप एक विभिन्या के तो मेंबर हैं, ये हम जानते हैं, और माउंट एरिंग के लिए आप एक यूथ क्लब के से जुड़े थे, उसके मेंबर भी हैं आप, ये भी आपने बताया। तो इसके अलावा आप और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और उनके अंडर आपने क्या काम किया, हम चाहेंगे कि आप वो भी हमारे साथ शेयर करें। बॉम्बे में एक बहुत इंटरेस्टिंग एनजीओ है, उसका नाम है ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया, और उसके साथ मैं बहुत कैसे शुरुआत से मैंने जुड़ा हुआ रहा, और हम लोग कुछ अलग सा सोच रखते हैं, इन द सेंस कि हमारे कुछ अपनी फिलॉसफी है, और हम कोई मतलब हमारा ये है कि हमको कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं करना है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारे रिसोर्सेस है, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह सब रहती है, और उसको यूज़ करके हम लोग अपना एक्टिविटी चलाते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग ये रखते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा करना है, बट हम अलग अलग एक्टिविटीज़ ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोगों का सोच ये है कि फंड रेजिंग हमारा मेन एक्टिविटी ना हो, और डायरेक्टली फंड रेजिंग ना करें। और अभी अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, उनका मेन टारगेट फंड रेजिंग होता है, और ऐसा है कि उन लोग डिसेबिलिटी को सेल करते हैं, और उससे उन लोग मतलब फंड रेज करते हैं, और हमको लगता है कि इससे हम लोगों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि what happens is that they are selling sympathy, and हम लोग सोचते हैं कि हमको sympathy नहीं, empathy चाहिए, और तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और तो हम लोग सोचते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है, तो उसके बिना तो कोई काम नहीं होता। कोई भी एक्टिविटी करना तो फंड्स तो ज़रूर लगता है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका पूरा फाइनेंशियल जो भी है उस वहाँ पर बनाते हैं, और वो लेकर हम लोग डिफरेंट एजेंसीज पर्सन्स उनके पास जाते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस खूब भी है, क्योंकि उसमें आप डिसेबिलिटी को सेल नहीं करते, लेकिन आप कोई एक्टिविटी है उसका सपोर्ट लेते हैं। तो जो भी सपोर्ट करता है वो एक्टिविटी को सपोर्ट करता है और ना कि डिसेबिलिटी को सेल करता है। तो उस तरह से हम लोग ने कई एक्टिविटी लिए। एक तो मतलब हम लोग का सोच ये था कि हमारा डिसेबिलिटी तो हम लोग मतलब किसी भी तरह से मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो आम तौर से लोगों का सोच है डिसेबिलिटी के टुवर्ड्स, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एडवोकेसी एंड मेकिंग पीपल रियलाइज अबाउट आवर स्ट्रेंथ्स। सो हम लोग ने आई थिंक समवेयर 87-88 के करीब उस वक्त we undertook a walk from Pune to Bombay, and that also entirely we arranged it. And under this organization only. Yes. उस वक्त ये सब यात्रा, I mean पद यात्रा वगैरह, उस वक्त it was not known. It was very unique in its own ways. तो we walked from Pune to Bombay and distance about 250 kilometers in a week. It was about 7 days time to do that. और वहाँ पर हम लोग we had a mobile exhibition, and where we showed all the aids and appliances. We also campaigned for eye donation. We also told them what are the causes of blindness, how it can be prevented, वगैरह वगैरह। तो उस तरह से हम लोग गांव-गांव हम लोग गए, और मतलब मीडिया also took it very well, and they highlighted it pretty prominently. फिल्म्स डिवीजन वालों ने उसके ऊपर पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, एंड आई मीन इट वाज गुड फॉर अस दैट यू नो it was shown at the same time when Gandhi, that particular film, was shown in the country. So and ये 19 languages में इसका हम लोग बनाए थे. So it was well received. It was very, very well received. So it helped us change the mindset of people. और उस दौरान हमने काफ़ी कुछ मतलब posters वगैरह हम लोग collect किए. तो after that what we did was we took that material and we were going and setting up our mobile exhibition in schools, colleges, factories. तो वहाँ पर जाकर हम लोगों को मतलब थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे. बिसाइड्स दैट हम लोग एवरी मंथ थर्ड सैटरडे को वी मीट अप एंड वी हैव सम एक्टिविटी. Maybe it is a talk, or we call some prominent people, or we conduct some quiz competition or whatever. So it was some way in which we get to interact amongst ourselves also, and also that we interact with able-bodied people and we invite them for the programs and all that. तो वो उस तरह से भी dialogue बनता था. So that was another thing. And through the same organization we started this basic computer training program also. We also did basic electronics, how to make different type of devices on electronics. So काफ़ी कुछ हम लोग किए, and even with that rights of persons with disability, उसका advocacy के लिए काफ़ी कुछ काम किए थे. तो like many things that we did. इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार रैली भी की थी आपने? नहीं, that car rally which was, it was NAB का car rally. So I did participate, and our team did win a runner-up place in that. डिसेबल कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट ऑफ द कर्नाटक की तरफ से स्टार ऑफ द मिलेनियम के अवार्ड से नवाजा गया था. विलुकम्बाटा मेमोरियल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी आपको 2000 में दिया गया था.
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से भी आपको 2003 में बेस्ट एम्प्लॉय इन डिसेबल सेक्टर में भी आपको अवार्ड से नवाजा गया था और उस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट के द्वारा आपको ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद अचीवमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लगातार इंस्पिरेशन सपोर्टिंग के कारण आपको 2005 में भी SRVC एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि सोसाइटी ऑफ द रिहेबिलिटी सेंटर ऑफ विजुअली चैलेंज कोची की तरफ से आपको ये अवार्ड दिया गया था। फिर इसके बाद 2005 में ही आपको एक्टिव एज ए एम्बेसडर फॉर डिसेबल पीपल के लिए 7th NCEDP हेलन केलर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और इतना ही नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून की तरफ से भी दिसंबर 3 को 2007 में आपको एक्सीलेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी आपने जो कि काफ़ी पेपर्स आपने अपनी तरफ से पब्लिश किए US में, इंडिया में भी साइंस को लेकर और भी काफ़ी सारे फील्ड में। तो एज अ रोल मॉडल आप हमेशा एक्टिव रहे। तो इसके अलावा और कोई अचीवमेंट अगर आपके हैं तो हम जानना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस अचीवमेंट को लेकर, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या महसूस किया आपने जब आपको इन अवार्ड से नवाजा गया था? मीना जी, आपने तो कवर ही कर दिए। या बेसिकली जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो मैंने आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट, सो दैट इज a prominent thing। और फिर जो वेरियस NGOs के साथ में जुड़ा रहा और माउंटेनियरिंग वगैरह, ये सब चीज़ जो कुछ अलग से था। एंड ऑफ कोर्स एक्सेस इंडिया, जिसके साथ करीब काफ़ी लोगों के साथ अभी कनेक्टेड है हम। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स। Yeah, I mean, see, awards they keep coming, and in the sense that, like, it's nice to have it, but I mean, you don't really go after that. You feel good, and that there is a recognition. वो सब है, but I mean, you don't go after that. But at the same time, like, you know, once with these awards, it actually makes you more humble in the sense that, you know, there's so much of expectation coming out of you. So I mean, as I said, it's nice to get award, but the expectation level also goes up considerably with each one of them. Okay, so tell something about your family background and family. हाँ, तो हमारा arranged marriage ही है, and I've got 3 daughters, and again there was something different that happened in my life. I got twin daughters, and like, it is not there in our family. It was a pleasant surprise, but even that was a little different which happened in my life. Okay. Nice. So what is your future plan? No, I'm not looking much ahead that way, क्योंकि in a few years I'll be retiring from my service, and thereafter I'm planning to go to my hometown and spend rest of the time there. So it's more a winding up than looking up ahead. So you mean to say that कि after retiring we want to live your life, भाई बहुत काम कर लिया, so after that you want to live your life. बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं चाहूँगी कि आपको एक मस्त सा मैसेज हमारे लिसनर्स को दीजिए ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले आपके इस इंटरव्यू के बाद। देखिए, आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हमको मतलब बिल्कुल पॉजिटिव दिखना चाहिए। जैसे लाइफ हमको प्रेजेंट करता है उसको पॉजिटिव से देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपना पहला पहल करें, पहला शुरुआत करें। तो जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो प्रोविडेंस जो भगवान या जो भी कहें वो हमें फिर सेकेंड स्टेप देने में मदद करता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फर्स्ट स्टेप ले लें और इसके पर हम लोग अपना सर ना फोड़े कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
अगर दिल में लगता है कि ये हमें करना है तो करना है, उसके पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना है और स्ट्रेट अवे टेक इट अप। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा मतलब लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि ये ABC हमारे लिए करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी ये रखें कि हम सोसाइटी के लिए, औरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जब हम लोग मतलब सोसाइटी को या औरों को हम लोग मतलब अपना योगदान देते हैं, आगे जाकर आई मीन इवन विदाउट एक्सपेक्टेशन वी विल गेट दैट रिवॉर्ड इन सम फॉर्म और द अदर। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट we are not always on the receiving end, but we also contribute, we also give to one another. This is, I think, it is a very important thing that one should have, and one should conduct accordingly. Yeah. So I hope they will take this. And now thank you so much for joining us, and आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks, Nina. It was nice talking to you and spending some of my lifetime with you. It was really nice talking to you, and Radio Udan is really a lovely service, and I wish it all the very, very best. Thank you very much.